अब एक नई फिल्म आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, शिवा के नाम से। अब उसके अंदर ये बताया गया कि मराठे जो थे या निज़ाम डायनेस्टी जो थी, या फिर मुग़ल डायनेस्टी जो थी, वो किस तरह एक दूसरे से लड़ते रहे। उस पे किसी ने ये लिखा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम डायनेस्टी को साथ में लाया और अपना काम किया और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है जंग कर दी, उसी तरीके से अमेरिका ने तुर्की, पाकिस्तान और इन ममालिक को साथ में लाया ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन फिर इनके ही ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब इनको गारंटर बना के आगे किया हुआ है और उनसे वो दगाबाजी करेगा तो फिर एक वक्त में इनसे भी करेगा। तो ऐसी सूरत में मुस्तकबिल क्या है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, दाग़ाबाज़ी उनका तरीका है। आप ज़रा ब्रिटिश हिस्ट्री को, आप अंग्रेज़ों की हिस्ट्री को, अमेरिकन हिस्ट्री को, उनकी सिविल वॉर को आप पढ़ लें। आपने पढ़ा होगा यकीनन, यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन। तो मुझे ये बताएँ कि कहाँ उन्होंने ट्रेचरी से काम नहीं लिया, जिसको कहते हैं दगाबाज़ी से, धोखे से, फ़रेब से, कहाँ काम नहीं लिया उन्होंने? हमेशा लिया ना। मीर सादिक, मीर जाफ़र का क्या हाल किया था? जब वो अपना रिवॉर्ड मांगने गए थे, हम्म। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी कौम के नहीं हो, तुम हमारे क्या होगे, फांसी लगा दो। हम्म। ये तो ऐसे ही करते हैं। ये पीठ पे छुरा मारने वाला काम किसने सिखाया था? ये सारे इनका, दे आर नॉट मैन ऑफ कैरेक्टर। ये कहीं भी आपके साथ दोस्त नहीं हो सकते। यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। अल कुरान, काफिर को तो पहले ही पता है कि वो तो दोस्त नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को, जो कि अहले किताब हैं, आप मुझे बताएं उनको दोस्त क्यों नहीं कहा? हम्म। ये समझने वाली बात है ना। तो हम्म। फिर कुरान का फैसला जब आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, लेकिन ठीक। परमानेंट पार्टनरशिप मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको कभी भी सूटेबल होगा। अब मुस्तकबिल, मुस्तकबिल यह है कि घेर घार के अब्राहम अकॉर्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से यरूशलेम के अंदर, जिसको अल-कुद्स शरीफ कहते हैं मुसलमान, तो उसके अंदर बाकायदा अमेरिका ने, माइक हकाबी जो उनका एम्बेसडर है, उसने एम्बेसी खोल डाली। हालांकि ये वायलेशन है। हम्म। पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने ये बात कही थी कि अल-कुद्स शरीफ फलस्तीन का दारुल खिलाफा और 1967 से पहले वाले बॉर्डर पे इसराइल को जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये हैसियत कहाँ रह गई? नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर आ जाता है कि उनके मुस्तकबिल के डिजाइन क्या हैं। मुस्तकबिल के ये डिजाइन हैं कि वो वक्त गुजारना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे मल्टीपल टाइम्स अर्ज किया था, कि ये देखना ये चाह रहा है कि इस टाइम पे एक मुआहदा रहे भी और ना भी रहे। यानी कि लड़ा मुआहदे में भी हम नहीं बंधे हुए, लेकिन लड़ाई भी उस तरह से नहीं जारी, जिससे गोमागों की, कंफ्यूजन की एक स्टेट जो है वो बरकरार रहेगी। ताकि जब अमेरिकन कौम के सामने इलेक्शन के अंदर हम जाएं, तो वो ये कहे कि जनाब अभी तो हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। इसलिए ये अब क्योंकि अगर वो मुआहदा कर लेते हैं तो अमेरिकन मीडिया, पहले ही आपको पता है, वो तो इनको जूते मार रहा था। हम्म। कह रहा था कि तुमने तो ये जंग हार गए हो, ये तो तुम्हें, हमें सबसे ज्यादा महंगी जंग पड़ी है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें इसमें नुकसान हुआ, और तीसरी बात यह है कि तुमने तो अपना स्टेटस एज अ सुपर पावर खो दिया, उसको दांव पे लगा दिया। तो ये तमाम बातें जो हैं डिफ्यूज हो जाएंगी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप रोजाना एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी खुद उनको समझ नहीं आती। ये एक जानबूझ के किया गया है। दूसरी हम्म। जानिब वो ये चाहते हैं कि जो नेतन्याहू है वो तो इलेक्शन जीतता नजर नहीं आता, इसलिए वॉर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडी और गर्म वो चलती रहे जान, जिसके नतीजे में वो ये कहे कि मैं अपनी जो जंगी काबीना है उसको लेके आगे चलूंगा, हम्म। ताकि इलेक्शन ना होने पड़े। अगर इलेक्शन नहीं होते तो वही एक तरीका कार नेतन्याहू के बचने के लिए है। जब इलेक्शन 27 अक्टूबर को वहां कैंसिल होते हैं और 3 अक्टूबर नवंबर को अमेरिका में हो जाएंगे मिड टर्म, तो वस्त मुद्दती इलेक्शन के बाद अमेरिका अपना पैंतरा बदल लेगा। आप मेरे से लिख के रख लें, ये अमेरिका दोबारा इस खिते में आएगा और तमाम कुव्वतों को, जो तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान और ऐसे तमाम ममालिक समेत सऊदी अरब, जो अब सर उठा बैठे हैं, जो एक नया ब्लॉक बनाने का अज़म रखते हैं। आपका क्या ख्याल है? वो अगर लेट्स से आप अपने आप को प्लेस करें डोनाल्ड ट्रंप के शूज में,
वैसे तो आप नेक आदमी हैं, आपको उसके शूज़ में नहीं प्लेस करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएँ कि अगर आप उसकी जगह हो, तो आप क्या ये इत्तेहाद बनने देंगे? कतई तौर पे नहीं। वो तो बस वो भी सूदमंद यही साबित ही करेगा। नहीं होता, ना उसके लिए, ना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। सर मेरा एक आखिरी ये सवाल, अ, जी सर। हमें सुनने को ये मिलता है कि इज़राइल की जो अगली जंग है वो तुर्किया के साथ करेगा। करेगा, नहीं करेगा, कैपेसिटी है, नहीं है, वो शोशा छोड़ता है या जो भी है, सर इसको एक साइड पे रख दें। लेकिन उनके बयानात से तो यही दिखाई देता है कि तुर्की उनके लिए ईरान 2 है। अच्छा, F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाले गए तकरीबन 7-8 साल हो गए। उसने अपना एक कान फाइटर जेट का प्रोग्राम शुरू कर लिया जिसके अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है। अब जब वो तुर्की के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जाता है नेटो को सुनाने के लिए, तो वहां पे वो रजब तैयब एर्दोगान को बुलंद कर देता है और वो ये कहता है कि इस जैसा अजीर एक इंसान कोई नहीं है। और उसी वक्त में नेतन्याहू का पैगाम पहुंचता है कि आपको F-35 का प्रोग्राम या फिर उसके पुर्जे उसके अंदर इनको शामिल ही नहीं करना चाहिए। और वहां पे वो बैठ के रजब तैयब एर्दोगान को कहता है कि हम आपको F-35 भी देंगे, हम आपसे पाबंदियां भी उठा रहे हैं, तुर्की ये बहुत अजीम सल्तनत है, बहुत अजीम मुल्क है, आप अजीम रहनुमा हैं। अब उस पे उसका लयपालिक बच्चा जिसके फिर उकसाने के ऊपर वो एक जाल बुनता है, दोबारा MOU साइन करने के बाद वो ईरान पे भी हमला आवर हो जाता है, तो ऐसे वक्त के अंदर वो तुर्की को F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने की जो प्लानिंग है वो क्यों कर रहा है? हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखें, नेटो के बाकी ममालिक के पास ना असला है, हम्म, ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। हम्म, मासिवाय आप कह लें कि जो रोमानिया वगैरह रह गए हैं जिनके पास कुछ मखसूस चीजें बनाने का सिलसिला है। ठीक। बाकी तो यूरोप के दोबारा जितने भी पुराने कारीगर थे, हम्म, वो तो 90s के अंदर जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो तो बंद हो गए कारखाने। हम्म, जो टेक्नीशियन थे, जो टेक्निकल लोग थे, वो या मर खप गए या वो बहुत बुजुर्ग हो गए। इसलिए नए सिरे से अब उनको जिद्दोजहद करना पड़ रही है। दोबारा वैसे उनकी चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया, ठीक। लेकिन अभी टेक्निकल एक्सपर्टीज और टाइम में बहुत उनका टाइम लगेगा। अब जो दूसरा पहलू आता है, तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो 1922 से गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 19वीं सदी के अवाइल से उसने अपनी असला मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया था और अब वो बहुत बेहतर असला मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें वो हेलीकॉप्टर्स भी बना रहे हैं, जहाज सर भी वो बना तो रहे वो हैं तो पाकिस्तान 18वीं के। सदी में 18वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर भी ये काम कर रही थी, क्योंकि जी, जो मगरिब उनके पीछे पड़ा मॉडर्न हुआ था। असले की जी। मैं मॉडर्न असले की गुजारिश कर रहा हूँ, वो तो ठीक। ऑटोमन एम्पायर भी हम्म, करती थी। हम्म, ऑटोमन एम्पायर को क्या हुआ था? उन्होंने 1850 में कर्जा लिया था हम्म, और फिर 1850 के कर्जे के बाद वो 1875 में दिवालिया हो गए थे। हम्म, यू रिमेंबर? जी जी जी। ये कर्जा, हम्म, हम्म। ये कर्जा क्या है? ये समझें आप, आपको पता चलेगा इस बात का। तो सल्तनत उस्मानिया का ये आलम था। अब आ जाते हैं तुर्की के ऊपर। सर मैं तुर्की फिर ने सर फिर दोबारा इसमें फिर सर एक और बात शामिल कर लें। आपने कहा जी कर्जे की वजह से वो दिवालिया हो गए और ये हो गया। सर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो अमेरिका के सर है, और अमेरिका अगले 50 सालों में इस कर्जे को कई 100 गुना कर लेगा, लेकिन वो फिर भी दिवालिया नहीं होगा। तो सर मॉडल सभी के लिए एक तो नहीं होता सर। नहीं, उसके अंदर बिल्कुल ये दोनों में एक ये जो मुमासलत है अपनी जगह, लेकिन हम्म, इसके पहलू फ़र्क हैं। हम्म, पहली बात ये है कि इस टाइम पे गालिबन $38.2 ट्रिलियन का कर्ज़ा है अमेरिका के ऊपर, जी। जो तारीख़ इंसानियत में इससे ज़्यादा किसी पे कर्ज़ा नहीं है, एंड यू आर हम्म, राइट, हम्म, पैसा देना भी नहीं है इन्होंने। हम्म, ये डॉलर छापते हैं, हम्म, सीधी-सी बात है, 2 हम्म, नंबर डॉलर भी कबूल कर लेते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हम्म, ये पाकिस्तान में ही होते हैं कि जब डॉलर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कड़क नोट होना चाहिए, इस पे निशान ना हो, फलाना नहीं हो। अमेरिका में यूं चुड़-मुड़ करके वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। हम्म, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ये तरीका इख्तियार किया कि दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो अपने पास ले आया और वहाँ जो उनका जो क्या नाम है उसका बैंक का, मुझे ज़हन से निकल गया,
तो नेशनल रिजर्व में उसके अंदर जो सारा गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड बुलियन जर्मनी ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने वो वापस बुला लिया है। कई और बेल्जियम ने अपने गोल्ड रिजर्व वापस बुला लिए हैं, जिससे अब उनके लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। और वो जो रॉथशाइल्ड फैमिली है, या आप रॉकफेलर कह लें या दीगर कह लें, ये तमाम जो फैमिलीज हैं जो कि यहूदी हैं, जिनका बुनियादी तौर पे गोल्ड के ऊपर सारा इन्हिसार था, ये अभी डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा पहलू आता है कि वो कैसे अमेरिका ने जंगें मुसल्लत की। उनकी जो इस टाइम पे तारीख है उसमें गालिबन 1776 से ऑनवर्ड सिर्फ 17 ऐसे साल हैं जिसमें उन्होंने जंगें नहीं लड़ी। 800 बेसेस अमेरिका के दुनिया में मौजूद हैं, और वहां से बैठ के वो सिर्फ जंगें करते हैं, लोगों के वसाइल को चूसते हैं, और इसी तरह से उनका कारोबार चलता है। 1875 में जब तुर्किया का दिवालिया हुआ, तो उस टाइम पे सल्तनत उस्मानिया के बाद 1890 के अंदर गालिबन अमेरिका जो था वो बर्तानिया को पीछे छोड़ के दुनिया की जो 35% प्रोडक्शन थी वो अमेरिका में होने लगी, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस अमेरिका बन गया। ठीक। इसलिए ये पहलू जो है वो तुर्किया ने नहीं अपनाया, जिसके नतीजे के अंदर उनको मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ। उन्होंने बजाय जंगों का होराइजन फैलाने के, क्योंकि मुश्किलात आ गई थी, सल्तनत उस्मानिया के लिए मुश्किलात थी, अंदरूने खाना मुश्किलात थी, वगैरह वगैरह, तो जंगें बाहर लेके गया अमेरिका। आप देखें अमेरिका के अंदर जंग नहीं हुई, मार्शवाइट सिविल वॉर। बहरहाल, लेकिन मकसद यहाँ कहने का यह है कि सारा का सारा ये एक जो खेल है, इसको आप सल्तनत उस्मानिया के साथ किसी और को कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका अब एक रिसीडिंग पावर है, इसका सूरज डूब रहा है, और ये अब वही तरीकाकार इख्तियार कर रहा है कि दूसरों के वसाइल पर काबिज होके। इसलिए नेटो में क्योंकि कोई और मुल्क शामिल नहीं ऐसा जो मजबूत हो, जो कि लड़ सके। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, 6 दिन की जंगी तैयारी है बरतानिया की, 8 दिन की फ्रांस की, और 12 दिन की जर्मनी की। इससे ज्यादा वो ठीक। एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक। अब तुर्किया वो मुल्क है जो काउंटर कर सकता है, इसलिए तुर्किया को फिल वक्त वो F-35 प्रोजेक्ट में शामिल करके और लारा दे के, जिसको दूसरे लेकिन सर दौर वो में उसमें कहते हैं। अप्रूवल जो है वो तो सेनेट ने देनी है, लेकिन इस पे क्या इस पूरे मंसूबे में इजराइल की हिमायत शामिल होगी? ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली सूरत हाल है, या फिर इजराइल को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टेस्टर भी लगा रहे हैं? नहीं नहीं, इजराइल तो अपना वावेला मचाएगा, वो तो टेस्टर दे रहा है। ये गुड कॉप बैड कॉप है। अमेरिका गुड कॉप है। नहीं, अमेरिका और इजराइल एक ही तस्वीर का एक ही रुख है, दो रुख नहीं है, अच्छा। एक ही रुख है। इसलिए याद रखें, ये अभी हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी तो सेनेट से अप्रूवल होगी, फिर देखा जाएगा। अभी वो तुर्किया को जिस तरह से ना वो जैसे घोड़े को हम दिखाते हैं ना ऐसे आवाज करके कि ओहो शायद मेरे हाथ में गुड़ है, तो वो पीछे पीछे आ जाता है, जब आके देखता है तो हाथ में तो खाली है, गुड़ कोई नहीं है। तो ये तो इस धोखा वक्त देते हैं, ये धोखा देने दे वाली रहे जो हैं मंजर है तुर्किया। वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इब्तदाई तौर आप पे मुझे मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। मतलब आप और मैं तो छोड़ें, यासिर रशीद, अब्दुल्ला गुल की कोई मतलब बात छोड़ दें इनको। ये बताएं कि आका हाकान फिदान, हम्म। जो कि MIT, उनकी इंटेलिजेंस जिस तरह हमारी ISI जी है, जी जी उनकी जी MIT के जी जी सरबराह रहे। जी जी। फिर आज उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं बाय द वे। हम्म। मैं और वो काफी अरसा एक दूसरे के कमरे के सामने रहते रहे, कतर के अंदर ही। ठीक। हाउएवर, मजे की बात यह है कि हाकान फिदान साहब जो है, उन्होंने खुद मल्टीपल टाइम कहा कि वी आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट बिफोर पाकिस्तान। अब मजे की बात यह है कि वो बोल रहे हैं बिफोर पाकिस्तान।